सो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर को। डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। कहता जो भी हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट थी, जो भी हमारा पीस ऑफ डीएनए था, जो एलियन था, जो एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जा रहा है, तो उसका फेट क्या होगा। मान लीजिए कि जैसे जुगनू है, फायरफ्लाइज, जुगनू में से जीन निकाल के हमने प्लांट सेल के अंदर डाल दी, तो उसका फेट क्या होगा, फाइनल स्टेप क्या होगा। जुगनू की जीन यानी कि वो लक्स जीन की जो बात हो रही है, वो लक्स जीन क्या करेगी, अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज करेगी और फाइनली वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। क्योंकि एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी कि प्लांट सेल की बात हो रही है, कोई भी होस्ट सेल की बात हो रही है, तो वो प्लांट सेल के अंदर उस एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर रेप्लिकेशन हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, एज वेल एज ट्रांसलेशन हो रही है। तो सारा कुछ हो रहा है। तो इस कारण वो एलियन ऑर्गेनिज्म के साथ साथ जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी क्या करेगी, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो वो अपनी प्रोटीन्स तैयार करेगी। Most likely, this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cells of the organism. अगर हम डायरेक्टली इसको इंसर्ट कर रहे हैं इनटू प्लांट सेल, तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करवा पाएगा। तो यानी कि लक्स जीन को किस प्रकार से एंटर करवाना हमने, थ्रू अ कैरियर और प्लास्मिड, थ्रू अ कैरियर और प्लास्मिड। तो प्लास्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो अपने को क्या करवाता है, एक्सप्रेस करवाता है, जिसके साथ कोई भी अगर फॉरेन जीन इंसर्ट होगी तो वो फॉरेन जीन भी क्या करवाएगी, अपने साथ एक्सप्रेशन शो करना शुरू कर देगी। तो rather than inserting it directly, the gene of interest is inserted by connecting it through a plasmid. तो वो प्लांट सेल के अंदर डायरेक्टली डालने की बजाय क्या किया जाता है, जो जुगनू की लक्स जीन थी, नोन एज जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जो इंटरेस्ट की जीन है, जिससे हम डिजायर्ड प्रोटीन्स बनवाना चाहते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके प्लास्मिड के साथ अटैच करके उसको इंसर्ट किया जाता है होस्ट सेल के अंदर। क्लियर। अब वो जाके होस्ट सेल के अंदर क्या करेगी, एक्सप्रेशन करेगी। बट when it is get integrated into the genome of the recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA. अगर उसको हम रेसिपिएंट के जीनोम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो वो क्या करेगी, अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। तो जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट के साथ अगर एक्सप्रेस करवाना है तो हमें कोई ना कोई प्लास्मिड की जरूरत होगी। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए has become part of a chromosome which has the ability to replicate. तो यानी कि जो हमारा होस्ट का सेल है वो तो रेप्लिकेशन करेगा ही करेगा। जब हम प्लास्मिड के साथ अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट करके जोड़ के होस्ट के अंदर डाल रहे हैं, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी क्या शुरू कर देगी, रेप्लिकेशन शुरू कर देगी। In a chromosome there is a specific DNA sequence called the origin of replication, the point from where the replication starts. Point from where replication starts is known as origin of replication, which is responsible for initiating replication. Therefore, for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it needs to be a part of the chromosome which has a specific sequence known as origin of replication. तो प्लाज्मिड की जो सबसे पहली खासियत होती है, दैट मस्ट बी इट शुड कंटेन origin of replication. Thus, an alien DNA is linked with the origin of replication so that this piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. तो जो भी हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है या एलियन डीएनए, उसको हम लिंक कर देते हैं
हमारे किसी भी प्लाज्मिड के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ, ताकि वो अपने आप को रेप्लिकेट करवा सके और अपने आप को मल्टीप्लाई करवा सके होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ टेम्पलेट डीएनए। इसको हम क्लोनिंग भी बोल सकते हैं। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? जेनेटिकल exact copies. Let us now focus on the first instance of the construction of an artificial recombinant DNA molecule. Recombinant DNA molecule का मतलब क्या होता है? इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? rDNA. Recombinant DNA molecule के अंदर क्या है? जैसे प्लाज्मिड है और साथ में हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। The construction of the first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid. एक प्लाज्मिड के साथ उसको अटैच करना। प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टिम्फिन्यूरियम। साल्मोनेला टिम्फिन्यूरियम के प्लाज्मिड के साथ हमने क्या कर दिया? उसको कनेक्ट कर दिया। अब प्लाज्मिड क्या होता है? इट इज ऑटोनोमसली, मतलब ऑटोमेटिकली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट है। स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर accomplished this in year 1972 by isolating the antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance. कहता साल्मोनेला टिम्फिन्यूरियम के अंदर से एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एक्सट्रैक्ट करके उसको क्या किया गया? डीएनए के साथ, डीएनए ऑफ प्लाज्मिड के साथ अटैच किया गया। क्लियर? The cutting of DNA at specific locations become possible with the discovery of so-called, कहता जो डीएनए की कटिंग है एक स्पेसिफिक लोकेशन से करना, वो क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमारे पास कुछ एंजाइम्स है नोन एज न्यूक्लियेसेस, नोन एज न्यूक्लियेसेस। क्लियर? known as molecular scissors, restriction enzymes और restriction nucleases। इनको nucleases enzyme भी बोल देते हैं। molecular scissors मतलब कैंची की तरह काम करता है मॉलिक्यूल्स के ऊपर। The cut piece of DNA was then linked with the plasmid DNA। जो DNA हमने कट किया वो प्लाज्मिड के DNA के साथ क्या किया जाता है? अटैच। These plasmid DNA act as a vector to transfer the piece of DNA attached to it। तो ये जो प्लाज्मिड डीएनए है वो वेक्टर की तरह, कैरियर की तरह क्या करते हैं? काम करते हैं, कैरियर्स की तरह। You probably know that mosquito act as an insect vector to transfer the malarial parasite into human body। तो जो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो है that act as a vector, that act as a carrier to transfer the plasmodium vivax or malarial parasite into human body। In the same way, a plasmid can be used as a vector to deliver an alien piece of DNA into the host organism। इसी प्रकार से हम वेक्टर या प्लाज्मिड को यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर टू डिलीवर द फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट और एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। The linking of antibiotic resistant gene with a plasmid vector become possible with the enzyme DNA ligase। तो DNA ligase को क्या बोलते हैं हम? Molecular glue। which acts on cut DNA molecule and joins their ends। This makes a new combination of circular autonomously replicating DNA created in vitro and is known as recombinant DNA। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि recombinant DNA को RDNA भी बोलते हैं। RDNA का मतलब क्या होता है? जिस प्लाज्मिड के डीएनए के साथ कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दी उसको क्या बोलते हैं हम? RDNA, that is recombinant
DNA. When this DNA is transferred into E. coli, जब इसको E. coli के अंदर ट्रांसफर किया, a bacterium closely related to Salmonella, it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies. जब इसको E. coli के अंदर ट्रांसफर किया, तो E. coli क्या है? एक बैक्टीरिया है जो साल्मोनेला के साथ रिलेट करता है. तो उस आरडीएनए को किसके अंदर इंसर्ट कर दिया? इनटू द ई कोलाई. ई कोलाई के अंदर इंसर्ट कर दिया. ई कोलाई का जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसको यूज करके आरडीएनए ने क्या किया? अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाना शुरू कर दी. द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई. तो अब जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट थी, एंटीबायोटिक वाली जीन थी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, उसको हमने ई कोलाई के अंदर क्या कर दिया? इंसर्ट, जिसके कारण एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ने अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर दिया. तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई. You can hence infer that there are three basic steps in genetically modifying of an organism. कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना इन द प्योर फॉर्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स. फिर उसको इंट्रोड्यूस करना किसके अंदर? होस्ट के अंदर. फिर उसको मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी. क्लियर? तो जहां पे भी आपको कोई चीज समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो. तो अब इसके बाद हम टूल्स ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कहता है हमें डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीजें चाहिए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी भी बोला जाता है, या जिसको हम शुरू से बायोटेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, और जीन इंजीनियरिंग नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग. क्लियर? Now we know from the foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools. कौन कौन से चाहिए हमें? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो काटेंगे डीएनए को, पॉलीमरेज एंजाइम जो डीएनए को रेप्लिकेट करवाने में रोल प्ले करते हैं, लाइगेसिस जो दो या दो से ज्यादा डीएनए स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ते हैं, वेक्टर जो कैरी करता है, एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर इंसर्ट करने की परमिशन देगा. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज इन डिटेल. सबसे पहले हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मतलब इनका पूरा नाम क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेसिस. रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसिस का मतलब क्या होता है? जो रेस्ट्रिक्ट करे न्यूक्लियस की ग्रोथ को, यानी कि रेप्लिकेशन को जो बंद करता है. कैसे? डीएनए के फ्रेगमेंटेशन करके. सो इट कैन कट द डीएनए. डीएनए कटिंग के लिए काम आता है ये. तो इसी कारण रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसिस को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स. क्लियर? In the year 1963, two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. E. coli के अंदर से E. coli के अंदर से दो हमने एंजाइम्स को क्या किया? एक्सट्रैक्ट किया, जो बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रोक रहे थे इन ईयर 1963. एक क्या कर रहा था? मिथाइलेशन, दैट इज मिथाइल ग्रुप्स को ऐड कर रहा था, वाइल दूसरा क्या कर रहा था? डीएनए को कट कर रहा था. जो डीएनए को कट कर रहा था उसका नाम क्या रख दिया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. अब रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसिस की दो क्लासेस होती हैं, एक एंडोन्यूक्लियसिस और एक एक्सोन्यूक्लियसिस. एंडोन्यूक्लियसिस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर काम करते हैं, एक पर्टिकुलर जगह से डीएनए को कटवाते हैं. उस पर्टिकुलर जगह को क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस.
वहां पे एक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होना चाहिए। वहां पे क्या होना चाहिए? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। उस पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस वाली जगह को क्या बोलते हैं? जहां पे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस लगा होता है उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस, क्लियर? तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होना जरूरी है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस में क्या होता है? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। नाउ व्हाट आर पैलेंड्रोम्स? जैसे हम कुछ वर्ड्स बोलते हैं, जैसे मैडम, तो इसको चाहे आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो तो ये क्या रहेगा? मैडम। या फिर मलयालम, मलयालम, तो इसको चाहे आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो तो मलयालम ही रहेगा। यहां कुछ नंबर्स होते हैं लाइक 1 2 3 4 3 2 1, तो इसको आगे से पढ़ोगे तो 1 2 3 4 3 2 1 है, अगर पीछे से पढ़ोगे तो भी 1 2 3 4 3 2 1 है। तो इस तरह के सीक्वेंसेस को क्या बोलते हैं हम? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। अब डीएनए की बात हो रही है, तो डीएनए के अंदर पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कैसा होगा? जैसे मान लीजिए एक डीएनए स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और उसके ऊपर कोड क्या है? जी ए टी टी सी, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा उसकी कोडिंग क्या होगी? सी टी टी ए जी, लेकिन उसकी पोलैरिटी क्या होगी? इससे ऑपोजिट, दैट इज फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्लियर? अब अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करें ऊपर वाला कोड तो क्या आएगा? GAATTC। अगर नीचे वाला स्ट्रैंड भी रीड करें फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो वो कोड भी क्या आएगा? GAATTC। तो इस तरह के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। और यहां पे जो हमारा एंडोन्यूक्लियस है वो काम करेगा, तो इसको क्या बोला जाता है? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। क्लियर? The first restriction endonuclease, that is HIND2, whose functioning depend on a specific DNA nucleotide sequence, was isolated and characterized 5 years later. It was found that the HIND2 always cut DNA molecules at a particular point by recognizing a sequence of 6 base pairs. This specific base sequence is known as the recognition sequence, जहां पे वो हमेशा काम कर रहा था, HIND2. Beside HIND2, today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains of bacteria. 230 strains में से उनको extract किया गया है. Each of which recognize different recognition sequences. जैसे एक सीक्वेंस मैंने आपको दिया GAATTC, तो यहां पे कौन सा एंजाइम काम करता है? EcoR1। EcoR1, तो यहां पे ये नाम कैसे रखा जाता है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दिस एंजाइम्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस। जैसे जो फर्स्ट लेटर है ई, वो कहां से आया है? इशेरिशिया, एशेरिशिया, एशेरिशिया से। एंड द सेकंड 2 लेटर्स कम फ्रॉम द स्पीशीज। जो आगे वाले 2 नाम है, 2 लेटर्स है, वो कहां से आते हैं? उसकी स्पीशीज से। जो 4th लेटर है वो उसके स्ट्रेन की टाइप होती है, स्ट्रेन। द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड, एग्जांपल EcoR1 कम्स फ्रॉम इशेरिशिया कोलाई। तो यहां से ये काट देना। अब ये रफ स्ट्रेन की बात हो रही है, आगे कर रहे हैं इसको। In EcoR1, the letter R is derived from the name of the strain, where R stands for rough strain. Clear? रोमन नंबर जो पीछे 1 लगा होता है, रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम इंडिकेट्स द ऑर्डर इन विच the enzyme was isolated from the strain of the bacteria in the same laboratory. In the same laboratory. तो एक पर्टिकुलर लेबोरेटरी के अंदर ई कोलाई में से ये कौन से नंबर का स्ट्रेन था जो एक्सट्रैक्ट किया गया था? तो क्या था? EcoR1, फर्स्ट स्ट्रेन। Restriction enzymes belong to a larger classes of enzyme called nucleases. There are 2 kinds, exonucleases and endonucleases. Exonucleases remove nucleotides from the end.
तो मान लीजिए ये कैसे कटिंग करेगा, कोई स्ट्रैंड है, कोई भी कोडिंग है, तो ये किस प्रकार से कटिंग करेगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा। सबसे पहले इसको रिमूव कर दिया, फिर यहां से इसको रिमूव कर दिया, फिर यहां से इसको रिमूव कर दिया, फिर यहां से इसको रिमूव कर दिया। तो ये क्या करेगा, टर्मिनली कटिंग करेगा। Whereas endonucleases make cuts at specific positions within the DNA. तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ही काम करते हैं endonucleases. Each restriction endonuclease functions by inspecting the length of a DNA sequence. तो जो भी endonuclease है वो पूरे का पूरा DNA की लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, जहां पे भी उसको पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस मिल जाएगा उसका पर्टिकुलर, जैसे ECOR1 का पर्टिकुलर क्या सीक्वेंस है, GAATTC, GAATTC, तो ये सीक्वेंस है। तो ये कहां से कटिंग करता है, हमेशा GA से। यहां से भी GA से कट करेगा और यहां से भी GA से कट करेगा। क्लियर? तो ये कट करके क्या कर देगा, इतनी चीज को रिमूव कर देगा, इतनी चीज क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो डीएनए का सिर्फ इतना पीस रह जाएगा विद सम अनपेयर्ड सीक्वेंसेस एंड सम पेयर्ड सीक्वेंसेस। जैसे जीसी क्या है, पेयर्ड, लेकिन TTAA ये क्या हो चुके हैं, अनपेयर्ड सीक्वेंस। अब अनपेयर्ड सीक्वेंस होने के कारण जब डीएनए ने कटिंग कर दी, तो अनपेयर्ड सीक्वेंस होने के कारण क्या होगा, यहां से कटिंग हो चुकी है, ECOR1 ने कटिंग कर दी, यहां से अनपेयर्ड सीक्वेंस रह गया। अब इसका भी फंक्शन है, तो ये अनपेयर्ड सीक्वेंस क्या कर सकते हैं, ये आगे जाके बॉन्ड बना सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ काटने पे या तो क्या बनते हैं, स्टिकी एंड, या क्या बनते हैं, फ्लश और ब्लंट एंड्स। जैसे यहां पे क्या बना, स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स का मतलब क्या होता है, कटिंग करने के बाद अगर कुछ अनपेयर्ड सीक्वेंसेस रह गए, जैसे यहां पे TTAA ये क्या है, अनपेयर्ड, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो गया। अगर मान लीजिए कि कोई कोड है, कोई भी कोड ले लीजिए, अगर मान लीजिए कि बिल्कुल सेंटर में से काटा, बिल्कुल सेंटर में से कट गया, तो कोई भी स्टिकी एंड नहीं बना, कोई भी अनपेयर्ड सीक्वेंस नहीं बना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फ्लश या ब्लंट एंड। Once it finds its specific recognition sequence, that is palindromic sequence, it will bind to the DNA and cut each of the two strands of the double helix at a specific points in their sugar phosphate backbone. Each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. Clear? अब इसका बेनिफिट क्या होता है, ये देखिए यहां पे बेनिफिट है स्टिकी एंड्स का। मान लीजिए ये किसका डीएनए है, वेक्टर का डीएनए, ये किसका डीएनए है, फॉरेन डीएनए, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका डीएनए है। अगर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट का डीएनए और वेक्टर डीएनए सेम टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट रहे हैं, जैसे ECOR1 से काट रहे हैं, तो यहां पे क्या बनेगा, G और A के बीच सेंटर में कट, यहां पे भी G और A के सेंटर में कट, तो इतना इतना कोड क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो क्या बचेगा, G के ऑपोजिट C, TTAA वुड बी अनपेयर्ड। इसी प्रकार से इसके अंदर भी हमने ECOR यूज किया, तो इसने क्या कर दिया, यहां से डीएनए को कट कर दिया, यहां से डीएनए को कट कर दिया, तो इतना इतना कोड क्या हो गया, गायब हो गया। तो इसका TTAA क्या है, अनपेयर्ड, इसका AATT क्या है, अनपेयर्ड। तो ये वाले दोनों AA ये किसके ऑपोजिट आ जाएंगे, इसके ऑपोजिट, और ये वाले दोनों TT किसके ऑपोजिट आ जाएंगे, इन AA के ऑपोजिट। तो यहां पे आगे क्या अटैच हो जाएगा डीएनए। क्लियर? तो इनको क्या बोल रहे हैं हम, स्टिकी एंड्स। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस वेक्टर डीएनए को मिलाने के बाद हमारा जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो क्या बन गया, ये वाला बन गया, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
क्लियर? जस्ट होल्ड ऑन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां से फिर ज्यादा टॉपिक लंबा हो जाएगा. सो वी वुड बी डिस्कसिंग इट इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.